स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका और मैं हूँ राजकुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। दोस्तों ये देखेंगे कि अग्निपथ योजना जब से 14 जून से लागू हुआ है तो काफ़ी भारत में वायलेंस हो रहा है। तो ये वायलेंस क्यों हो रहे हैं? क्या अग्निपथ योजना के बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी है? क्या उन्होंने एनालिसिस किया है, स्टडी किया है इसके बारे में? तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि 70 से 80% युवा के अभी ये पता नहीं है कि ये जो योजना पूरी तरीके से है क्या, इसके कंसिक्वेंस क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इस योजना के बारे में मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूँगा कि क्या ये योजना भारत में पहली बार लाया गया या अन्य कंट्री में भी इस तरीके की योजना लागू था। अगर भारत में लाया गया तो क्यों लाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैं सब चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर दूँगा। आप बस धैर्य बना के 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये जानूंगा कि आर्मी भर्ती दो तरीके से होती है। पहली भर्ती होती है स्वैच्छिक भर्ती, दूसरी भर्ती होती है अनिवार्य भर्ती। तो भारत में जो है स्वैच्छिक भर्ती है। स्वैच्छिक भर्ती क्या होता है, थोड़ी सी आप जान लो कि स्वैच्छिक भर्ती होता है जैसे अब खुद से आप जाके आर्मी में भर्ती हो रहे हो, जो क्राइटेरिया मांग रहा है आर्मी उसमें आप भर्ती खुद से हो रहे हो, तो वो होता है स्वैच्छिक भर्ती, जैसे भारत में। अनिवार्य भर्ती क्या होता है कि आप अगर 18 वर्ष हो या 21 वर्ष के बीच में हो, जो देश जैसा अपना एज का क्राइटेरिया लागू करता होगा, तो अगर उसमें अनिवार्य सेवा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, तो उसमें सेवा देना पड़ेगा। वैसे कंट्री में जैसे आप इजराइल में है, तो इजराइल में क्या है कि अनिवार्य सेवा है। वैसे ही आप देखोगे तो रसिया में अनिवार्य सेवा है, वैसे ही आप देखोगे तो स्वीडन में भी अनिवार्य सेवा है। तो दो तरीके से सेवा होती है। वही आप अमेरिका में देखोगे तो अनिवार्य सेवा और स्वैच्छिक सेवा का सम्मिश्रण है, क्योंकि वहाँ पे जनरली अनिवार्य सेवा स्वैच्छिक सेवा चलता है। बट कुछ परिस्थिति है, जैसे वहाँ कानून बनाया गया है कि अगर युद्ध की स्थिति आ जाती है अमेरिका में, तो वहाँ पे कानून बनाया गया है कि उस कानून को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जितने भी युवा हैं उनको अनिवार्य सेवा देना ही पड़ेगा अमेरिकन आर्मी में। तो वहाँ पे दोनों का सम्मिश्रण है। अब देखिए आते हैं कि भारत में जो अग्निपथ योजना है, अब उसके बारे में हम आते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, ये अग्निपथ योजना के लाने के पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा तो ये जानना जरूरी है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करता हूँ। देखिए, 2-3 साल से क्या हुआ कि आर्मी की रिक्रूटमेंट जितनी भी सारे थी वो लिया नहीं गया, उसकी बहाली ली नहीं गई। तो 3-4 साल से तो रुका हुआ था आर्मी की बहाली। तब क्या हुआ कि आर्मी का जो पहले जो भर्ती हुए थे सैनिक, उनकी एवरेज एज जो थी वो क्या हो गया कि बढ़ के 32 वर्ष हो गया है। तो 32 वर्ष आर्मी में बहुत होता है, जबकि 35, 37 या 40 वर्ष तक वो रिटायर हो जाते हैं। तो उनकी औसत एज 32 वर्ष हो गई है, लेकिन युवा की कमी हो गई है। तो आर्मी में ऐसा माना जाता है कि युवा और एक्सपीरियंस दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल युवा ही होना चाहिए और एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो युवा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि केवल एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ गए हैं आर्मी में और युवा कम हैं। तो ये देखते हुए ये योजना को लागू किया गया कि कम से कम इस पद्धति के द्वारा इस युवा को आर्मी में लाया जाए और अपॉर्चुनिटी दिया जाए देश की सेवा करने का। दूसरी कारण है कि देखिए, आर्मी जितने भी आर्मी पहले तो रेगुलर आर्मी, उनके पेंशन में जितने भी आर्मी खर्च थे, जो आर्मी खर्च टोटल खर्च किए जाते हैं, उसमें 23% केवल पेंशन में चला जाता है, जितने भी आर्मी खर्च का। अब बचे कितने? लगभग 77% बचे। तो 77% में सारे खर्च हैं। तो ये देखा गया कि नया युवा की भर्ती भी कर ली जाए और पेंशन का जो खर्च है उसको भी बचा लिया जाए, और वही पेंशन का खर्च बचाने के बाद आर्मी के विकास में, डेवलपमेंट में खर्च किया जाए, उसके टेक्नोलॉजी में खर्च किया जाए। इस कारण से ये योजना को लाया गया। दूसरा है कि देखिए, ये जितने भी सारे यूथ जो आजकल आ रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं। एक्सपीरियंस क्या ज़्यादा होते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में आगे थे, आगे हो रहे हैं आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुका है। तो टेक्नोलॉजी में आजकल आगे हो रहे हैं। तो वो अगर यूथ आएंगे आर्मी में तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजी में वो इंटरेस्ट लेंगे और टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिलेगा सैनिक क्षेत्र में। तो ये भी एक सरकार की मंशा रही है। ठीक है, देखिए, ये नौकरी है 4 साल की, 4 साल की नौकरी है। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेंगे। ठीक है, ये मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। 30,000 आप सैलरी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30,000 सैलरी मिलेंगे तो आपको 30,000 सैलरी केवल हैंड मिल जाएंगे, नहीं। 30,000 सैलरी में आपको 30% कट जाएंगे। 30% वो कट जाएगा और चल जाएगा सर्विस फंड में, यानी सेवा निधि में। ठीक है, और वो 30, मान लो आप एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो 100 रुपये आपके वेतन मिल रहा है, तो 30 रुपये आपके कट जाएंगे।
और वो 30 रुपये कट जाएंगे, वो चल जाएंगे सर्विस फंड में, और उतना ही 30 रुपये गवर्नमेंट आपके सर्विस फंड में जमा करेगी, तो आपके हो गए 60 रुपये। तो ये 4 साल में जो आपको कट रहे हैं और जितना गवर्नमेंट जमा कर रही है आपके सेवानिधि फंड में, तो वो लगभग 11.71 लाख रुपए हो रहा है। लगभग आप मान लो 12 के आसपास, 11 और 12 के बीच में लगभग तकरीबन 12 लाख रुपए हो रहा है। और इधर आप जो पेमेंट जो आपको इन हैंड मिलेगा वो लगभग 10.5 के आसपास हो रहे हैं। तो टोटल आप अगर आर्मी आप रिटायर करते हो 4 साल के बाद, तो आपको तकरीबन वही 22 लाख के आसपास रुपए लगभग मिलेंगे, जो एक अच्छी रकम होती है और 4 साल में। और वहाँ से अगर युवा चाहे तो अपना कोई स्टार्टअप भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वहाँ से खुद के पैसे से मेडिकल कर सकता है, सिविल की तैयारी कर सकता है और जनरल की तैयारी कर सकता है, और खुद अपने पैर पे डिपेंड हो सकता है। इतने पैसे उसके पास रहेंगे और वहाँ से वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर जितने भी भर्ती लिए जाएंगे, जैसे कि ऐसा रिपोर्ट है कि 42 से 46 हज़ार की भर्ती ली जाएगी तो सबको रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद, नहीं, उसके 75% को रेगुलर किया जाएगा। सॉरी 25% को, 75% मैं बोल दिया, उसको 25% को रेगुलर किया जाएगा, और वो 25% को बढ़ाकर लगभग ये 4 साल सेवा करने के बाद उनको फिर 15 साल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, और जो आर्मी की फुल जो सुविधाएँ होती हैं अन्य की तरह, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हाँ, 15 साल इनको एक्सटेंड किया जाएगा 25% लोगों को। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है कि 25% युवा तो कम से कम रेगुलर में जाएंगे। ये सारी चीज़ है। दूसरी बात है कि अगर आप सेवा करते हुए अगर आप डेथ कर जाते हो तो डेथ कंपनसेशन है लगभग 48 लाख के आसपास, मतलब 44 से 48 लाख के आसपास डेथ कंपनसेशन है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बात है आप ये चीज़ किया गया है अभी के डेट में कि देखो, अभी वायलेंस हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आज की है, जैसे आप मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज है लगभग 19 जून है, तो 19 जून को ये रिपोर्ट आया कि काफ़ी वायलेंस होने के बाद कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी जो सेवावीर होंगे, यानी जो अग्निपथ योजना के तहत जो जाएंगे वो सेवावीर कहलाएंगे। जो सेवावीर होंगे उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा अन्य जॉब में। ये काफ़ी बैलेंस होने के बाद ये चीज़ किया गया है। तो ये सब सारे फ़ायदे हैं अग्निपथ योजना के और अग्निपथ वीरों के लिए, और इससे हद तक बेरोजगारी भी बहुत कम होगी। ये इनके फ़ायदे हैं। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे, इसके नुकसान पे। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 17.5 से 21 वर्ष तक आप ले रहे हो, ठीक है, भले आप वन टाइम के लिए आप एज बढ़ाया हो 23 के लिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 21 वर्ष तक ही आप लोगे, 1 साल का अगर छोड़ दिया जाए तो 21 साल तक अगर किसी को ले रहे हो आप, मान लो अगर उसको लिए किसी को 18 वर्ष में वो भर्ती हुआ बच्चा, तो 4 साल आप लगा लो तो 22 में वो रिटायर होगा। अगर 21 में हुआ तो वो 25 में रिटायर होगा। तो ये जो फेज होता है बच्चा का, वो स्टडी करने का फेज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है। तो अगर वो बच्चा केवल आर्मी में केवल 4 साल वो अपना टाइम दे देगा तो उस फेज को फिर कैसे यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि ये फेज काफ़ी एनर्जेटिक फेज होता है, और यही फेज होता है जहाँ आप सिविल की तैयारी कर सकते हो, यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, IIT कर सकते हो या मेडिकल ही कर सकते हो। तो वो बच्चा अगर 23, 24, 25, 26 तक वो जाता है तो वो फिर बैक कैसे आ सकता है, फिर वहाँ से उसको रिकवर करना या अन्य जॉब की तैयारी करना एक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 4 साल जब वो जाएगा तो उसकी पढ़ाई होगी नहीं, वो डिस्टर्ब रहेगा। फिर उसको 4 साल 5 साल बाद अगर बैक करना हो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करना हो तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट होंगे तो। दूसरी बात है कि देखो, सेना में क्या है कि जब जाएंगे 4 साल के लिए तो हमेशा वो हतोत्साहित रहेंगे कि यार मैं तो 4 ही साल के लिए आया हूँ, मैं कैसे क्या मैं कि मुझे उतना तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो मैं उतना सेवा कैसे दूँ। तो वो बराबर हतोत्साहित रहेंगे और जितनी एनर्जी के साथ काम करना चाहिए वो कर नहीं पाएंगे आर्मी में। ये एक चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या होगी कि 4 साल बाद जितने रिटायर होंगे, यानी 75% जो रिटायर होंगे वो तो प्रशिक्षित होंगे। उसके बाद उनको गन चलाने आता होगा, बहुत सारी चीज़ें हथियार चलाने आते होंगे। तो वो क्या होंगे कि कहीं ना कहीं गांव में या कोई छोटे शहर में गैंगस्टर में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और उनको हैक किया जा सकता है और अपने गैंगस्टर अपने भर्ती ले सकते हैं अपने गैंग में, और नहीं तो नक्सली भी उनको हैक कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए और सुविधा चाहिए, तो हथियार चलाने तो आता ही है, तो ये इनको हैक करके इनकी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी हो सकती है। दूसरी बात है, देखिए इसकी ट्रेनिंग जो है
रेगुलर आर्मी की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है, जबकि इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की हो रही है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग में ऐसा समझा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीख लेंगे। अगर अगर थ्योरी तरीके से आप देखो, थ्योरिकल तरीके से, तो आर्मी का अगर ऑफिसर का आप लेक्चर सुनोगे तो उन्होंने बताया कि लगभग एक आर्मी को तैयार होने में फुल एंड फाइनली लगभग 2 या 3 साल का टाइम लग जाता है फुल एंड फाइनली उसको तैयार होने में, हर तरीके से, क्योंकि हर जगह हर तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है, तो लगभग 2 से 3 साल हो जाते हैं। लेकिन ये 6 महीने में कैसे ट्रेन होंगे, तो इनकी आधी अधूरी ट्रेनिंग होगी। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट को इतनी बड़ी योजना है तो इसको लगातार पूरे भारत में लागू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे वायलेंस हुए। लगभग अभी तक का अनुमान है, जब मैं 19 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ 19 जून को, तो लगभग ये 200-225 करोड़ का भारत का नुकसान हो चुका है ऑफिशियल रूप से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस योजना को भारत सरकार पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू नहीं किया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई खास पर्टिकुलर एरिया में लागू करता या खास पर्टिकुलर रेजिमेंट में लागू करता, और उस लागू करके योजना को देखता है कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका निगेटिव पॉइंट पड़ रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहता तो पूरे भारत में इसको लागू किया जाता, लेकिन ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में किया नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद ये है कि देखिए, जो सेनावीर हैं जो योजना पथ के तहत, तो इनका क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है जैसे रेगुलर आर्मी को मिलती है, तो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं जो मिलती है आजीवन मिलती है, और उनको परिवार को आजीवन मिलती है। लेकिन ये 4 साल तक अगर सेवा करेंगे आर्मी में, तो सिर्फ इनको 4 साल तक ही सेवाएं मिल पाएंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी, जबकि रेगुलर आर्मी को पूरे आजीवन उनके और उनके परिवार को मिलता है, जो इनको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब सारे हुए निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, और मैं पूरी डिटेल से इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई चीज़ वीडियो में लगा होगा कि छूट रहा है, उसको आप ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप वायलेंस ना करें। प्रदर्शन करने का आपका राइट है लोकतंत्र में, लेकिन आप वायलेंस ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये भरपाई हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर डिस्कशन।